मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राज। भारत में जो अंग्रेज़ों का गवर्नर जनरल जो आया था पहला, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव पहली बार भारत के बंगाल में आया था प्लासी के युद्ध के लिए, और ये बात है 1757 की। उस समय बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। जैसे भारत का गवर्नर जनरल भारत में आया और उसने बंगाल के राजा सिराजुद्दौला से कहा कि हमको व्यापार करने के लिए लाइसेंस चाहिए बंगाल में। तो सिराजुद्दौला ने उस अंग्रेज़ अधिकारी को मना कर दिया, और सिराजुद्दौला ने कहा कि हम अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज़ जिस भी देश में व्यापार के नाम से घुसते हैं वो उस देश पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो उस देश पर कब्जा कर लेते हैं। इस बात को सुनकर के रॉबर्ट क्लाइव चिढ़ गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने सीधी चुनौती सिराजुद्दौला को दी, अगर आप हमको व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं देंगे तो हम बंगाल पर युद्ध करेंगे और बंगाल को हरा करके फिर हम बंगाल पर व्यापार करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है, आप बंगाल पर युद्ध करो। अगर आप जीत जाते हैं बंगाल से तो आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, अगर आप बंगाल में हार जाते हैं तो आपको मार करके यहाँ से भगा दिया जाएगा और आपको बंगाल छोड़ना पड़ेगा। और इस बात को लेकर के रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर चढ़ाई करी। जैसे ही बंगाल पर युद्ध के लिए रॉबर्ट क्लाइव गया तो एक युद्ध के लिए प्लासी का मैदान तय हुआ। प्लासी एक जगह का नाम है, एक मैदान है जो कलकत्ता के बहुत पास में है। उस मैदान में ये युद्ध होने का एक जगह एक जो थी वो तय की गई, और वहाँ पे जैसे युद्ध होने की तैयारी हुई तो वहाँ पर देखा रॉबर्ट क्लाइव ने कि मेरी सेना तो बहुत छोटी है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की सेना के अंदर मात्र 350 सैनिक थे, और उधर भारत की सेना के अंदर सिराजुद्दौला की सेना के अंदर 18,000 सैनिक थे। तो सिराजुद्दौला उस युद्ध में लड़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि सिराजुद्दौला को पता था कि छोटा सा एक युद्ध है और 350 सैनिकों के सामने 18,000 सैनिक बहुत भारी पड़ेंगे। 18,500 सैनिकों को कभी भी वो पराजित नहीं कर सकते। 18,500 सैनिक 5 मिनट में उनको सफाया करके वापस आ जाएंगे। तो इस बात को सोच करके मीर जाफ़र को, उसका जो सेनापति था बंगाल का, उसको भेज दिया सिराजुद्दौला ने, और सिराजुद्दौला खुद युद्ध के लिए नहीं गए। जैसे युद्ध जाने से पहले जब अंग्रेज़ों के अधिकारी ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि सामने का सेना बहुत मजबूत है, क्योंकि सामने भारत की सेना में 18,000 सैनिक हैं और मेरी सेना में 350 सैनिक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक युक्ति सोची और उसने एक अपना सैनिक सिराजुद्दौला की सेना के अंदर भेजा, और उसको ये कह करके भेजा कि वहाँ पर जाके पता करो कि कौन ऐसा वहाँ पे अधिकारी है जो लालच में आकर के वो हमारा साथ दे और सिराजुद्दौला के खिलाफत करे, और सिराजुद्दौला के खिलाफ होकर के हमारे साथ मिल करके और वो युद्ध लड़े। तो जब रॉबर्ट क्लाइव का सैनिक जब सिराजुद्दौला की सेना में गया तो उसने पता लगाया कि उसकी सेना का जो सेनापति है वो उससे मिला। उस समय उसकी सेना का सेनापति था मीर जाफ़र। तो अंग्रेज़ सेना का एक सैनिक मीर जाफ़र से जाके मिला, जो उस समय सिराजुद्दौला की सेना का सेनाधिकारी था, सेनापति था। उन्होंने उससे जाकर के बात करी कि अगर आप हमसे मिलकर राजा के खिलाफ होकर अगर आप हमसे मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं राजा के खिलाफ, तो हम आपको बंगाल का राजा बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने उस अंग्रेज़ी अधिकारी के सामने कहा कि मुझे क्या करना होगा। तो अंग्रेज़ अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हमारे साथ युद्ध नहीं करना है। तो उसने कहा कि तो फिर क्या करना है। उसने कहा कि सिर्फ आपको अपने सैनिकों के साथ में हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देना है। अगर आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो आपकी सेना और हमारी सेना मिलकर के एक हो जाएगी, और फिर हम दोनों सेना मिलकर के सिराजुद्दौला को मार देंगे, फिर आपको बंगाल का राजा बना देंगे। तो मीर जाफ़र थोड़ा लालची था, उसने पैसे और कुर्सी के लालच में उसने ये हाँ भर ली, और एक समझौता अंग्रेज़ों की सेना के अधिकारी के साथ में मीर जाफ़र ने कर लिया। और उस समझौते के तहत मीर जाफ़र ने कहा कि हम युद्ध जरूर करेंगे, लेकिन वो युद्ध होगा सिर्फ दिखावे के लिए, और 10 मिनट के बाद में हम
आत्मसमर्पण कर देंगे। और जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए निकलती हैं तो 10 मिनट के बाद में जिस प्रकार से अंग्रेज़ों के अधिकारी के साथ में मीर जाफ़र का जो समझौता हुआ था, जो संधि हुई थी, उसके मुताबिक 10 मिनट के बाद में मीर जाफ़र ने वहाँ पे युद्ध नहीं किया और मीर जाफ़र ने अपने 18,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण, अंग्रेज शासक के अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने हथियार डाल दिए। और फिर उसके बाद में हथियार डालने के बाद में अंग्रेजी सेना और भारत की सेना दोनों मिलकर एक हो गई। और दोनों मिलकर एक हो गई। एक होने के बाद में इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हमको अब मिलकर के दोनों को, सिराजुद्दौला को अभी मार देना चाहिए। तो दोनों की दोनों सेनाएं इकट्ठी होकर वहाँ से चलती हैं प्लासी के युद्ध से। और वो चलती कहाँ जाती हैं? जाती हैं वो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद इसलिए जाते कि मुर्शिदाबाद उस समय बंगाल की राजधानी थी और राजा जो था वहाँ का सिराजुद्दौला, वो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद में रहते थे। जैसे ये वहाँ युद्ध के लिए और राजा को मारने के लिए जाते हैं प्लासी के युद्ध से, तो आगे आगे घोड़े के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव बैठा हुआ है और उसके पीछे उसके 350 सैनिक है और उसके पीछे भारत की 18,000 सैनिक और मीर जाफ़र खुद है। और जब ये जा रहे हैं उसको सिराजुद्दौला को मारने के लिए, तो भारत के जो नागरिक हैं हजारों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के जो जुलूस जो उसने निकाला था रॉबर्ट क्लाइव ने, उस जुलूस को देख करके भारत के नागरिक तालियां बजा रहे हैं। कोई भी आदमी एक पत्थर भी उनको नहीं मारता है। और आगे चल के रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है कि भारत के नागरिक ऐसे हैं कि जैसे हम जुलूस निकाल रहे थे और राजा को मारने के लिए जा रहे थे, भारत के नागरिक दोनों तरफ खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे और जुलूस का आनंद ले रहे थे और अंग्रेज़ों के स्वागत में खड़खड़ाहट की तालियां बजा रहे थे। अगर एक बार भी अगर एक नागरिक ने एक पत्थर भी मार दिया होता, भारत की आर्मी और भारत के नागरिक अगर मिलकर के एक पत्थर भी मार दिया होता, तो मैं मर गया होता और आज भारत का इतिहास कुछ और होता। मगर हुआ क्या कि वहाँ मीर जाफ़र की सेना और अंग्रेज़ों की सेना और हो गई और उसके बाद में भारत का इतिहास किसी दूसरी दिशा की तरफ चला गया। आगे चल के ये जैसे ही वहाँ पे मुर्शिदाबाद पहुँचते हैं, मुर्शिदाबाद पहुँचने के बाद में ये दोनों ने मिलकर के राजा जो था बंगाल का, उस सिराजुद्दौला को ये मौत के घाट उतार देते हैं। और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतारने के बाद में मीर जाफ़र का एक भतीजा था मीर कासिम, उसको ये वहाँ का राजा बना देते हैं। और राजा बनाने के बाद थोड़े दिन के बाद में मीर कासिम को हटाकर ये फिर मीर जाफ़र को वहाँ का राजा बना देते हैं। और मीर जाफ़र को राजा बनाने के बाद थोड़े दिन के बाद अंग्रेज अधिकारी ने और अंग्रेजी सेना ने मिलकर के मीर जाफ़र का भी कत्ल कर देते हैं। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव अपनी डायरी में लिखता है, अगर जिस दिन मैं राजा को मारने के लिए प्लासी के मैदान से मुर्शिदाबाद जा रहा था, अगर उस दिन भारत की आर्मी ने 18,000 आर्मी थी और हजारों की तादाद में नागरिक जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के जो तालियां बजा रहे थे, अगर वो सब मिल करके एक पत्थर भी अगर मुझे मार देते तो मैं उस दिन मर गया होता, मेरा कचुम्बर निकल गया होता और उसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य ख़त्म हो गया होता। मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पत्थर नहीं मारे गए। रॉबर्ट क्लाइव खुद अपनी डायरी में लिखता है कि भारत के नागरिक जो हैं वो पत्थर नहीं मारते हैं, भारत के नागरिक तालियां बजा रहे हैं। मैं भारत के नागरिक, भारत की सेना को 18,000 सेना को बंदी बना करके उनके राजा को मारने के लिए जा रहा हूं और भारत की जनता, भारत के नागरिक दोनों तरफ सड़क की तरफ हजारों की तादाद में खड़े लोग तालियां बजा रहे हैं। अगर उन्होंने पत्थर नहीं मार दिया होता ताली बजाने की बजाय, तो मेरा कचुम्बर निकल गया होता और भारत का इतिहास कुछ और होता। मगर जैसे ही राजा को मारा गया तो भारत का इतिहास दूसरी दिशा में, बंगाल का इतिहास दूसरी दिशा में ही चला गया। उसके बाद में उसने मीर जाफ़र को राजा बनाया। मीर जाफ़र को राजा बनाने के बाद में थोड़े दिन के बाद में मीर जाफ़र को भी उसने मरवा दिया और ख़ुद वहाँ का रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया। और ख़ुद रॉबर्ट क्लाइव राजा बन के वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके रॉबर्ट क्लाइव चला गया। ये है आज हमारे देश के नागरिकों का। पहले भी यही हाल था और आज भी यही हाल है। पहले अंग्रेज़ों के स्वागत में तालियां बजाते थे हमारे देश के नागरिक और आज काले अंग्रेज़ों के स्वागत में तालियां बजाते हैं। ये जो नेता है हमारे देश के अंदर, जो देश को लूट करके खाता है, जो देश को लूट करके खाते हैं, देश की जनता को गरीब बना के रखा हुआ है, देश के किसानों को गरीब बना के रखा हुआ है, देश की जनता को बेरोजगार बना कर रखा है। इतनी मूर्ख है हमारे देश की जनता, उन ऐसे हरामी नेताओं के पीछे माला लेकर के घूमते रहते हैं। उनके
पीछे नारे लगाते घूमते रहते हैं, उनके पीछे तालियां बजाते, जैसे अंग्रेज़ों के लिए तालियां बजाते थे, जैसे अंग्रेज़ों के लिए नारे लगाते थे, जैसे अंग्रेज़ों के झंडे उठाते थे, वही अंग्रेज़ों वाली गुलामी आज भी है। आज भी काले अंग्रेज़ों के पीछे उनके झंडे उठाते हैं, उनके नारे लगाते हैं, उनके पीछे तालियां बजाते हैं, उनको मालाएँ पहनाते हैं। तो उस वक्त के दौर में, अंग्रेज़ों के वक्त के दौर में आज के दौर में कोई भी फ़र्क नहीं है। जब वही काम अंग्रेज़ करते थे, वही काम आज काले अंग्रेज़ों के राज में हो रहा था, हम कैसे मान लें कि भारत आज़ाद हो गया? तो भारत को आज़ाद करने के लिए भारत की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हमने गोरे अंग्रेज़ों को मार करके भगाया था 1947 में, इसी प्रकार से जो लुटेरे जो बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर, इन काले अंग्रेज़ों को इसी प्रकार से मार मार करके भगाना पड़ेगा, तब जाके ये भारत पूरी तरह से आज़ाद होगा। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है। वही भारत के अंदर पुरानी अंग्रेज़ों की कानून व्यवस्था है, वही शासन व्यवस्था है, वही शिक्षा व्यवस्था है। कुछ भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ देश में नहीं बदला है। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो गोरे अंग्रेज़ लूटते थे, अंग्रेज़ों भारत के दुनिया भर के टैक्स लगा के, उत्पादन टैक्स लगाते थे, सेल टैक्स लगाते थे, आपका इनकम टैक्स लगाते थे, किसानों पर लगान लूटते थे 97% का। आज उस टाइम अंग्रेज़ों के समय में 23-24 प्रकार के टैक्स थे, लेकिन आज काले अंग्रेज़ों के समय में 64 प्रकार के टैक्स हैं। तो हम कैसे मान लें कि अंग्रेज़ों की ही कानून व्यवस्था है, अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था है और अंग्रेज़ों की ही शिक्षा व्यवस्था है? तो हम कैसे मान लें कि देश आज़ाद हो गया है? भारत पहले भी गुलाम था, भारत आज भी गुलाम है। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा, जब तक अंग्रेजियत ख़त्म नहीं होगी, जब तक अंग्रेज़ों के पुराने कानून ख़त्म नहीं होंगे, जब तक अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी, जब तक अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति, जो अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेजियत की जो शिक्षा यहाँ पर लागू की है, वो ख़त्म नहीं होगी, और जब तक स्वराज्य नहीं आएगा, जब तक स्वदेशी चीज़ों, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके तब तक स्वदेशी चीज़ों को देश नहीं अपनाएगा, जब तक स्वराज्य नहीं होगा, जब तक स्वराज्य नहीं होगा, भारत स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि आज भी वही चीज़ें चल रही हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रही थी कि एक भी चीज़, एक भी कानून, एक भी व्यवस्था, एक भी सिस्टम नहीं बदला है। बस फ़र्क इतना है, पहले गोरे अंग्रेज़ लूटते थे, आज काले अंग्रेज़ नेताओं के रूप में लूट रहे हैं। तो ये सब, इन सब को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और एक सुर में पुराने कानूनों को जड़ से ख़त्म करने की आवाज़ उठानी होगी। पुरानी शासन व्यवस्था, अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था को ख़त्म कराने की और भारतीय शासन व्यवस्था लागू करने की आवाज़ उठानी पड़ेगी और अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके भारतीय वैदिक शिक्षा पद्धति को लागू करने की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तब जाके भारत आज़ाद होगा, तब जाके भारत स्वराज्य होगा, तब जाके भारत स्वावलंबी होगा, तब जाकर ये भारत समृद्ध राष्ट्र होगा, शक्तिशाली राष्ट्र होगा। तो आज के में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।